गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस साइड सौरभ शर्मा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल एंड द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ मंगोल्स एम्पायर। स्टूडेंट्स, क्लास 11 की हिस्ट्री से रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ मंगोल एम्पायर के बारे में। तो पहले तो अगर मैं आपको बताऊं, मंगोल जो साम्राज्य था वो क्या था आपका, डिवाइड था आपके बेसिकली ट्राइबल्स में, जैसे अभी आप इमेज में देख रहे हैं, जिसमें तातर्स, खितान्स एंड मंचूज आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंस आपके कौन थे, ट्राइबल्स थे। वहीं जब हम बात करें ज्योग्राफी के बारे में मंगोल एम्पायर की, तो अल्टाई माउंटेन वाज टूवर्ड्स द वेस्ट। साथ में एरिड गोबी डेजर्ट भी यहाँ पे मिला है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओनन रिवर और शिलोंग, दो रिवर भी यहाँ पे पाई गई हैं, जैसे अभी आप इमेज में देख रहे हो। ये दो रिवर हैं जो हर बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया है, इट वाज द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द मंगोल एम्पायर। वही हम बात करें मंगोल सोसाइटी के बारे में, तो जो मंगोल की आपकी सामाजिक व्यवस्था थी वो कुछ आपकी इस आधार पे थी, जिसको बोलते हैं हम पैट्रिलिनियल सिस्टम। मतलब जहाँ पे पितृवांशिकता के आधार पे फादर को परिवार का प्रमुख माना जाता था। द फादर वॉज कंसीडर हेड ऑफ द फैमिली। वहीं द फैमिली वर लॉन्गर इंक्लूड विथ पुअर एंड रिच फैमिली। जब हम बात करें आपके मंगोल साम्राज्य के मामले में या मंगोल साम्राज्य के बारे में, तो वहाँ पे जो फैमिली थे, जो परिवार थे, उनको दो पार्ट में बांटा गया। जैसे फर्स्ट आपका था पुअर फैमिली, मतलब वो परिवार जिनके पास रिसोर्स कम थे। वहीं सेकंड में थे आपके रिच फैमिली। रिच फैमिली possessed more animals and good pastures of land। समृद्धि की बात करें, अधिकार की बात करें, तो शायद उस समय अमीर परिवार के पास ज़्यादा संसाधन थे गरीब परिवार के कंपैरिजन, जो उस समय ट्रेड में भी देखा गया है मंगोल एम्पायर में। वहीं जब हम ट्रेड की बात करें, सो ट्रेड विद नेबर्स, मंगोल का जो बेसिकली ट्रेड हो रहा था वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया था, स्टेपी लैंड पे इनका पूरा साम्राज्य था। अब जब हम बात करें स्टेपी लैंड के बारे में, तो इस ज़मीन में जो था एम्पायर तो चल रहा था, वहीं उसके साथ साथ जो पूरा इनका व्यापार था, इट वाज डिपेंडेबल ओवर द बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम बेसिकली आपका एक इकोनॉमिक टर्म्स होता है, जहाँ पे क्या वस्तु को किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले आपस में लेन देन किया जाता था, जो बार्टर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता था। और इसी बार्टर सिस्टम को सबसे पहले जो अपने नेबर्स चाइना से इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। तो फाइनली आपको जो अब तक मैंने मंगोल डायनेस्टी का चैप्टर पढ़ाया है, उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ एमसीक्यू हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सो दैट आई वुड बी मेक श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पर मंगोल्स कौन थे? ट्रेडर्स, प्लंडर्स, ट्राइब्स एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बेसिकली आपका ट्राइब्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मंगोल्स आपका ट्राइब्स था। अब इस ट्राइब्स में पूछा जाएगा कितने टाइप के ट्राइब्स थे, तो मैंने आपको बताया था तातर्स, खेतान एंड मंचूस, ये तीन टाइप के ट्राइब्स उस समय आपके मिल रहे थे। यस गाइस, अब हम बेसिकली डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। जो आपके बेसिकली चंगेज खान ने एक राजनीतिक और जो सैन्य व्यवस्था को बनाया था, वो आपका किस टाइप का था? तो बेसिकली कहा जाता है उस समय की जो मिलिट्री सिस्टम था वो आपका डिपेंडेबल था यूनिट सिस्टम पे, मतलब डेसिमल यूनिट पे।
और इस समय जो आर्मी थी, चंगेज खान की आर्मी, उसमें जितने भी सिपाही थे, मोस्ट ऑफ जो इसमें ज्वाइनिंग थे, वो या तो आपके टर्किस थे या कैरेटिस थे। ये इस यूनिट से बिलोंग ये बेसिकली समुदाय से बिलोंग करते थे जो मंगोल्स की आर्मी के रूप में काम कर रहे थे। अब सोल्जर्स वर ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि चंगेज खान का शुरुआत से जो इंटरेस्ट था वो था मिलिट्री को वेल ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन बनाना। उसी को लेकर उसने डेसिमल यूनिट को शुरू किया था। जैसे कि हर एक यूनिट पे एक एक हर एक यूनिट को उसका एक एक नाम दिया गया था। जैसे अर्बन्स, जिस भी यूनिट में 10 लोग होंगे वहां एरबेंस होंगे। जूनूस मतलब होता है 100 पीपल्स, मिनगन्स मतलब 1000 पीपल्स एंड तुमेंस मतलब 10,000 पीपल्स। ये आपका एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको बिल्कुल लिखना हो चाहिए आपके एमसीक्यू के एस्पेक्ट से। विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मिलिट्री सिस्टम? सो दैट वाज द टूमेन। मंगोल एम्पायर में सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री यूनिट का नाम था टूमेन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैं आगे भी आपसे डिस्कस करूंगा। Some important people under the Genghis Khan were a band of followers who had served him loyally, grave adversity of many years. Genghis Khan publicly honors some of them as a blood brother। और ऐसा नहीं कि गेंगिस खान के लिए जिन्होंने काम किया सिर्फ उसने उनको एक रिसोर्स के रूप में देखा। जिन्होंने भी गेंगिस खान के लिए काम किया, एक टाइम बाद उन लोगों को टाइटल दिया गया। जैसे कि कुछ टाइटल अभी मैंने आपको समझाया है, जबकि कुछ टाइटल आपके थे ब्लड ब्रदर। उसको उन्होंने अपना एक रक्त संबंध के रूप में, भाइयों के रूप में माना था, जिन्होंने गेंगिस खान की हेल्प की थी इस पूरे के पूरे मंगोल एम्पायर को बढ़ाने में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है मिलिट्री का अचीवमेंट। तो कहा जाता है, ऑब्वियसली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मोस्ट ऑफ जो सोल्जर्स वो टर्की थे। अब टर्की से यहाँ पे समझ क्या होता है, द कैवेलरी इज वेरी स्किलफुल, अमेजिंग आर्चर स्किल्स। जो सेना थी बहुत स्किलफुल थी, बहुत अच्छी आर्चर स्किल थी, स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन। जैसे अभी आप देख रहे हो इमेज पे कि आर्मी बहुत डिसिप्लिन थी और स्ट्रॉन्ग थी। नापथा बम्बिंग सीज इंजन्स, लाइट वेट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स, देज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उस समय आर्मी के पास क्या थे, लाइट वेट पोर्टेबल्स इक्विपमेंट्स थे जो आसानी से उठा के वो घोड़े पे बैठ के यूज कर सकते हैं। यस गाइस, अब बेसिकली क्या करा चंगेज खान ने, जब इस मिलिट्री सिस्टम को बनाया था तो उस पर कंट्रोल किसका दे दिया, अपने चारों बेटों का। चार मिलिट्री बनाई थी, कंटिजेंट्स बनाए थे और हर कंटिजेंट्स पे उसके बेटों का कंट्रोल हो गया, जिससे जितने भी आपके सोल्जर्स थे दे ऑल हैव टू बी आ लॉयल टूवर्ड्स द किंग। और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, द नॉयन सिस्टम। द न्यू मिलिट्री कंटिजेंट्स विच वर अंडर द फोर्सन। उसके हर बेटे के पास एक कंटिजेंस था जिसको नॉयन सिस्टम बोला गया था। और अब हम डिस्कस करते हैं रैपिड कुरियर सिस्टम के बारे में। कहा जाता है चंगेज खान का जो मेन फोकस था वो ये था कि लॉन्ग डिस्टेंस के इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना, एंड दैट इज वाई चंगेज खान ने अपने ही टेंचर में रैपिड कुरियर सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था। To maintain of this communication system, Mongols each contingents contribute 10th of their herd। हर एक कंटिजेंट से कुछ सम अमाउंट ऑफ मनी टैक्स के रूप में कलेक्ट की गई, जो क्या था आपका 10th ऑफ देयर हर्ड था। और इस टैक्स को हम किस नाम से जानते हैं, इट इज नोन योर क्यूबेकर टैक्स। दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ टुडे लेक्चर। जो आज का लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। व्हाट इज नॉयन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
ऑप्शन है आपके टाइप ऑफ टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्मी, और लास्ट ऑप्शन आपका है कैप्टन ऑफ ईच कंटिंजेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका आंसर है कैप्टन ऑफ ईच कंटिंजेंस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आर्मी को बनाया था चंगेज खान ने, उसने हर एक लड़के को, अपने 4 लड़कों में हर एक को इस आर्मी का कैप्टन बनाया था, और इसी को हम क्या बोलते हैं? नोयन। नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू है वो है आपका व्हाट इज तुमन? अ काइंड ऑफ आर्मी यूनिट, a kind of political system, a kind of war, tactics of war, and last option है the largest unit of army। तो इसका आंसर है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ आर्मी, जिसमें आपके टोटल कितने सोल्जर्स थे? 10,000 सोल्जर्स थे, मैंने आपको बताए थे जो इस यूनिट में थे। सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट यूनिट आर्मी थी उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते थे? तुमन बोलते थे। और आपका जो आज का लास्ट एमसीक्यू है वो है आपका व्हाट इज क्यूबिकल टैक्स? अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर टैक्स, काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स, पॉलिटिकल टैक्स, एंड लास्ट आपका कम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेनेंस टैक्स। तो इसको बेसिकली चंगेज खान के द्वारा टैक्स को लिया जाता था। इस टैक्स को बेसिकली चंगेज खान ने बनाया था, जिसका पर्पस था वहां पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसको इम्प्रूव करने के लिए क्यूबिकल टैक्स लिया जाता था। तो इसका आंसर आपका डी। आई होप सो आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक